मित्रों को हमारा नमस्कार। नमस्कार। शैक्षिक परिचर्चा के अध्याय 4 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इस परिचर्चा के मंच में हम देश और हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के बेहतरीन शिक्षकों से बातचीत करते हैं और उनसे शासकीय शालाओं के विकास में शिक्षक और समाज की भूमिका पर विस्तृत चर्चा होती है। आज के हमारे इस चतुर्थ अध्याय के शिक्षक साथी हैं श्री हल्केवीर पटेल जी, राज्य पुरस्कृत शिक्षक मध्य प्रदेश से, एवं श्री योगेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर जी। धन्यवाद सर। तो जैसा कि एक रीत है, एक छोटी कविता से हम शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। शिक्षकों पर एक कविता है। हम स्कूल रोज है जाते, शिक्षक हमको पाठ पढ़ाते। हम स्कूल रोज है जाते, शिक्षक हमको पाठ पढ़ाते। दिल बच्चों का कोरा कागज, उस पर ज्ञान अमिट लिखवाते। दिल बच्चों का कोरा कागज, उस पर ज्ञान अमिट लिखवाते। जाति धर्म पर लड़े न कोई, जाति धर्म पर लड़े न कोई, करना सबसे प्रेम सिखाते। हमें सफलता कैसे पानी, हमें सफलता कैसे पानी, कैसे चढ़ना शिखर बताते। सच तो ये है स्कूलों में, सच तो ये है स्कूलों में, अच्छा एक इंसान बनाते। तो ऐसे अच्छे इंसान निर्मित करने वाले हमारे शिक्षक साथियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जो भी दर्शक साथी जुड़े हों, कृपया कोई भी कमेंट कर दें, जिससे हमको ये सूचना मिल जाए कि आप फेसबुक से जुड़ चुके हैं और हमारे कार्यक्रम में शरीक हो चुके हैं। फिर हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सर, जैसा कि शुरुआती जब भी बातचीत होती है किसी से, तो उनका परिचय पूछा जाता है। तो परिचय तो मैंने आपका नाम से दे दिया, लेकिन विस्तार से एक शिक्षकीय परिचय अपना आप लोग ही दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा श्री हल्केवीर पटेल सर को। वे अपनी शैक्षिक यात्रा के संबंध में हमें विस्तृत जानकारी दें। पटेल सर। आदरणीय साहू जी साहेब और आदरणीय श्री योगेंद्र जी सिलावट साहेब, समस्त शिक्षकों को जो भी इस लाइव शो को देख रहे हैं, सभी को मेरा नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश ग्राम टुमड़ा की ओर से सादर नमस्कार। मैं हल्केवीर पटेल शासकीय प्राथमिक बालक शाला टुमड़ा में पदस्थ हूँ, विकासखंड साइंखला, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। मेरी ज्वाइनिंग 10/9/2003 में हुई थी और विद्यालय का जो वातावरण था वो खंडर जैसा था पहले, और धीरे धीरे विद्यालय को हमने आकर्षक बनाया गांव की जनभागीदारी से और सभी के सहयोग से। और वर्तमान में जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, इस दौर को से पहले हमारी जो यात्रा बड़ी लंबी है। हमारे शाला की दर्शन संख्या है वो बहुत कम हो गई थी, तो हमने एक दृढ़ संकल्प लिया। हमारे साथी शिक्षक से मिलकर केवल हम 2 शिक्षक बचे हुए थे, दर्शन संख्या बहुत कम हो गई थी विद्यालय की। हमने गांव में एक जनसंपर्क अभियान चलाया और प्रत्येक परिवार से 2-2 रुपए की राशि एकत्रित की और उस राशि से और खुद के वैसे भी बैंक से लोन निकाला मैंने, और उस बैंक लोन और घर की कुछ जेवरात वगैरह गिरवी रखकर विद्यालय को अत्यंत आकर्षक बनाने का हमने प्रयास किया। यद्यपि जनभागीदारी भी हमको मिलती गई, उसका भी हम सदुपयोग करते गए और विद्यालय को एक सबसे पहले हमने एक बगीचा लगाया, एक छोटी सी वाटिका तैयार की, जिससे कि विद्यालय का जो वातावरण है वो हरा भरा रहे। और विद्यालय को एक आकर्षक वातावरण प्रदान करने के लिए हमारे जन शिक्षक महोदय, हमारे बीआरसी महोदय, हमारे डीपीसी महोदय और आदरणीय डीओ साहब, इन सभी के सहयोग से, इन सभी के मार्गदर्शन से, हमारे डाइट प्राचार्य एवं डाइट के समस्त हमारे लेक्चरर महोदय, इन सभी के सहयोग से, इनकी प्राप्त ट्रेनिंग का एक मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा लगातार मेरे लिए। और कुछ ऐसी प्रेरणा भी अंतर्मन में जागृत हुई कि जहां एक और ऐसा वातावरण कि प्राइवेट की ओर पलायन बच्चों का हो रहा है, पालकों का
रुझान प्राइवेट शालाओं की ओर ज़्यादा हो रहा है, बच्चों की जनसंख्या हमारे शासकीय स्कूलों की कमती गई। तो हमने एक ऐसा दृढ़ संकल्प लिया, ग्राम के सरपंच महोदय एवं ग्राम के समस्त पालक बंधुओं से मिलकर हमने एक अभियान चलाया, घर घर संपर्क किया और लोगों से निवेदन किया कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ाएं। हमको इस कार्य में काफ़ी सफलता मिली, लाउड स्पीकर का भी हमने इसमें से उपयोग किया और इस कार्य में हमको काफ़ी सफलता मिली। सबसे पहले विद्यालय को बाल केंद्रित और भयमुक्त वातावरण रहे, इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया। लगातार हमारे ड्यूटी के अलावा दिन रात ऐसा परिश्रम जो कि एक मजदूर भाई करते हैं, वैसा ही परिश्रम एक विद्यालय समय के अलावा, जैसे रविवार का दिन है, अवकाश के दिन है, छुट्टियों के दिन है और जो भी बीच में जो हमारी ड्यूटी के बिफोर और आफ्टर टाइम जो रहता है, उसमें भी ऐसे प्रयास किए गए जिससे कि हम विद्यालय को एक ऐसा रूप प्रदान कर सकें कि बच्चे दौड़े चले आएं। इसमें हमारे जन शिक्षक महोदय से लेकर आदरणीय डीपीसी महोदय और डीओ साहब महोदय, पूरा शिक्षा अमला और हमारे सर्व शिक्षा अभियान के सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा हमको सहयोग किया और साथ ही हमारे पालक गणों ने, मेरी भर्ती वहाँ 2023 से हुई है और अभी भी मैं उसी स्कूल में पदस्थ हूँ। हमारे शिक्षक साथी, हमारे विद्यालय के बच्चे, उनके अभिभावक, ग्राम के समस्त तुमड़ा ग्राम के समस्त नागरिक, इन्होंने दिल खोलकर हमारा सहयोग किया। तन मन धन आर्थिक सहयोग, जहाँ ऐसी आवश्यकता पड़ी कि मुझे कुछ नवाचार करना और धन का अभाव रहता तो मैंने अपनी तनख्वाह से भी उसमें इन्वेस्ट किया पैसा, लेकिन वो बहुत सदुपयोग में आया। आज हमारे विद्यालय का वातावरण, हमारे विद्यालय का आकर्षण एक अनुकरणीय है। मैं इन सभी कारणों से एक आदर्श जो सभी के सहयोग से वहाँ स्वमेव स्थापित हो गया। हमारी शाला जो है शासकीय प्राथमिक बालक शाला तुमड़ा, एक मध्य प्रदेश में स्वयं सिद्ध शाला के रूप में एक प्रदीप्त हुई है। इस शाला के लिए हमारा मुख्य लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता एक अच्छी से अच्छी हम शिक्षा प्रदान कर सकें। इसके लिए वर्तमान हमारे यहाँ 5 शिक्षक हैं निश्चय, और 5 शिक्षक बेहद परिश्रम से बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको एक अनुकूल ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जिससे कि उनको ऐसा ना लगे, किसी प्रकार की हीन भावना पैदा ना हो कि हम शासकीय में पढ़ते हैं, हमारे मोहल्ला का एक भाई या कोई साथी प्राइवेट में पढ़ता है तो उसको अच्छी शिक्षा मिलती। ये दूरी भी हमने बिल्कुल भी नहीं बनने दी और हमारे विद्यालय में मैं तो ये कहता हूँ कि प्राइवेट शालाओं से कहीं ज़्यादा अच्छी, बेहतर से बेहतर हम शिक्षा वहाँ प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। और रटंत विद्या ना होकर बच्चे रटें ना, बल्कि एनसीईआरटी की भी ऐसी सोच है कि विद्यालय में बच्चे एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जिससे कि दूरगामी हो और उनके लिए दैनिक जीवन में उपयोग हो सके। और रटा रटा ऐसा कार्य हम ना करें, ऐसा हमने वातावरण वहाँ पर उपलब्ध कराया है। साथ ही अनेक ऐसे नवाचार भी वहाँ किए हैं जो कि पुस्तकों में नहीं लिखे रहते, लेकिन वो एक सो प्रेरणा मेरे मन में आती थी कि हम किस भाव से कैसे हम इन बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकें और उनके दैनिक जीवन में उपयोग हो सके। धन्यवाद। जी सर, और आगे हम सभी पहलुओं पे विस्तृत चर्चा करेंगे। आपका मार्गदर्शन सतत मिलता रहेगा हमको इस कार्यक्रम में। तो शैक्षिक यात्रा की शुरुआत के संबंध में आपने काफी विस्तार से जानकारी दी। हम श्री योगेंद्र सर से अनुरोध करेंगे कि वे अपनी शैक्षिक यात्रा के प्रारंभ के बारे में हमको जानकारी दें। सभी फेसबुक साथियों के साथ सम्मानीय साहू जी को, पटेल सर को और जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम। मैं योगेंद्र सह, शासकीय माध्यमिक शाला खैरुआ, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में पदस्थ हूँ। मेरी प्रथम नियुक्ति 17 अक्टूबर 2001 में शासकीय माध्यमिक शाला में संविदा शिक्षक के पद पर हुई। तब से मैं वहाँ पर पदस्थ हूँ
लगातार लगभग 18 वर्ष की सेवाएं मैं वहाँ पर दे चुका हूँ। और पटेल साहब के स्कूल के विपरीत मुझे वह स्कूल मिला था शुरू में। कैसा कि जैसे मैं जब खैरुआ पहुंचा तो हमारे क्षेत्र का एक बहुत ही संपन्न गांव है खैरुआ, और वहाँ के विद्यालय में बहुत अच्छी सुविधाएं मुझे मिली। और वहाँ पर जो शिक्षक पदस्थ थे वो बहुत ही ज़्यादा विद्यालय के प्रति समर्पित भाव से कार्य कर रहे थे। तो मुझे भी उन शिक्षकों से प्रेरणा मिली और मैंने भी अपने विद्यालय में अपना सहयोग प्रदान करना शुरू किया। मेरा ये सोचना रहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना ही पड़ता है। तो मैं भी एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छे विद्यालय को बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करने लगा। वहाँ पर पर्याप्त शिक्षक विद्यालय में पदस्थ थे। माध्यमिक स्तर तक, पहली से 8वीं तक लगभग 6 शिक्षक उस समय पदस्थ थे और सभी अपना बहुत अच्छा सहयोग प्रदान कर रहे थे। और उसके बाद लगातार विद्यालय के विकास में मैंने अपना सहयोग प्रदान करना प्रारंभ किया और वर्तमान परिवेश में मैं वहाँ का प्रभारी प्रधान पाठक भी हूँ। तो मेरी 18 वर्ष की जो सेवाएं रही हैं, जिसमें मैं निरंतर अपने विद्यालय के छात्रों के साथ कुछ नवाचार करने के उद्देश्य से अपने छात्रों के बीच सहयोग प्रदान करते हुए, गांव के लोगों का सहयोग लेते हुए अपना कार्य मैं वहां पर निरंतर जारी रखे हुए हूं। और मेरी यह इच्छा भी है कि सम्मानीय पटेल सर के स्कूल की तरह मैं भी अपने विद्यालय को एक सुंदर और अपने क्षेत्र का एक बहुत अच्छा स्कूल बनाने में सफल रहूं, और जिसमें मुझे अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों का सहयोग मिल रहा है। और मैं निरंतर अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर, पूर्व छात्रों के साथ मिलकर, अपने सहपाठियों के साथ मिलकर वर्तमान में अपनी सेवाएं अपने विद्यालय में दे रहा हूं। और मैं मेरे विद्यालय की भी टैगलाइन है कि हमारा विद्यालय हमारा देवालय। हम अपने विद्यालय को अपने मंदिर की तरह मानते हैं और वहां पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। जी सर। जी सर, आप दोनों के विद्यालय निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अग्रणी विद्यालय हैं और आपकी ये जो बातें हैं निश्चित रूप से हमारे अन्य शिक्षक साथियों के लिए जो देश के दूर दराज हिस्सों में अपनी शैक्षिक गतिविधियां संचालित करते हैं, शालाओं में पढ़ाने जाते हैं, उनको नई शुरुआत करने की प्रेरणा देगा। आप लोगों से बहुत सी बातें, बहुत से अलग अलग मुद्दों पर हम इस दौरान करते जाएंगे। साथ ही मैं हमारे फेसबुक से जुड़े हुए साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि अगर आपको कहीं लगता है ऐसा कि कोई प्रश्न हमारे साथियों से पूछा जाए तो आप जरूर कमेंट के जरिए अपने प्रश्न रखें। हमारे साथ अभी बहुत से साथी जुड़ चुके हैं। श्री रूपक तंबोली जी, श्री अजय चंद्रवंशी सर हमारे एबीओ हैं, कुंज बिहारी नेताम जी, अश्विनी देवांगन जी, अभिषेक ठाकुर जी, लुकेश ध्रुवे सर, गुनाराम चंदेल जी, हमारे पिछले एपिसोड में गुनाराम चंदेल सर आए हुए थे, किशलाल साहू जी, ममता नामदेव मैम। तो ये सारे साथी हमसे इस समय फेसबुक के जरिए जुड़े हुए हैं। आपसे अनुरोध होगा कि जहां कहीं भी आपको लगे कोई प्रश्न हो तो जरूर करिए। सर, जो हमने पिछला एपिसोड किया था उसमें आखिर में एपिसोड के बाद एक प्रश्न आया था। चूंकि वो एपिसोड खत्म हो चुका था तो उस प्रश्न को हमने उन साथियों के सम्मुख नहीं रखा, तो वो प्रश्न हम आपसे रखते हैं। अक्सर हमारे शिक्षक साथियों को ये शिकायत रहती है कि जब तक वो पदस्थ हैं किसी स्कूल में तब तक तो वहाँ के पालकों का और छात्र छात्राओं का पर्याप्त सम्मान मिलता है, लेकिन जैसे ही वहाँ से वे रुखसत हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं, तो वे सम्मान में कुछ कुछ कमी देखते हैं। तो अगर हमारी शिक्षा का लेवल अच्छा है, हमने अच्छा अध्यापन कराया है और कर्तव्य परायण रहे हैं अपनी शाला में, तो क्या ये घटनाएं हमारी साथ होंगी या हमारा जो आदर सत्कार है वो स्थायी रूप से उस ग्राम में बना रहेगा? पटेल सर जी। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छी चर्चा आपने निकाली सर। ये शिक्षक पर डिपेंड करता है। शिक्षक यदि जिस प्रकार किसान अपने खेत के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करके उसमें अन्न उपजाता है, उसी प्रकार विद्यार्थियों के लिए भी उसको एक नौकरी पेशा न समझकर एक ध्येय और एक राष्ट्र की सेवा एक समर्पित भाव से उसमें यदि कोई अपने खुद के बच्चों से भी अधिक प्रयास करके उन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए
तो मैं ये मानता हूँ कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी शिक्षक को वो एक गुरु का दर्जा जैसा उसको उस समय सेवा काल में मिलता रहा, वो बाद में भी उसको मिलता रहेगा। और यदि कहीं उन्होंने किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिक्षण में कोई आलस्य किया या मान लो कहीं कमी की, तो वही बच्चे उस समय तो डर के कारण उनसे नमस्कार या उनसे उनका सम्मान करते हैं, परंतु जैसे ही वो विद्यालय से विदा लेते हैं फिर उनका उतना सम्मान नहीं रहता है। तो एक शिक्षक एक ऐसी मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश प्रदान करती है। तो ऐसा एक शिक्षक का खुद का एक नेचर होता है। तो एक शिक्षक अब जैसे आदरणीय हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी हमारे आदर्श शिक्षक हैं, उनका आज भी 5 सितंबर को हम सभी एक शिक्षक दिवस के रूप में उनको उनका एक याद करते हैं, उनका शिक्षक दिवस मनाते हैं। उनके कारण अनेक शिक्षकों का सम्मान होता है। तो एक कोई उनका एक दिन का या थोड़े बहुत समय का परिश्रम नहीं। कुछ तकनीकी दिक्कत है लगता है पटेल सर जी के साथ। सर वही प्रश्न आपसे भी है। सर मैं तो ये मान के चलता हूँ कि यदि आप अपने विद्यालय में पूर्ण मनोयोग से कार्य करते हैं तो आपके सम्मान में शायद कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो समर्पित भाव से शिक्षक छात्रों के साथ मेहनत करते हैं, शिक्षा को प्रदान करते हैं, तो ऐसे शिक्षकों का सम्मान गांव के लोग और बच्चे कभी बंद नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। क्योंकि सम्मान जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता, ये हृदय से आता है। तो यदि आपके कार्य अनुकरणीय हैं, आपने अच्छे कार्य किए हैं, तो निश्चित आपके सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। और हम एक सकारात्मक सोच के साथ ये काम करते हैं तो निश्चित है कि अब संसार में सभी प्रकार के लोग होते हैं, परंतु जो सम्मानीय शिक्षक अपना विद्यालय में सर्वगुण संपन्न रूप से कार्य करते हैं, उनके सम्मान में कभी कमी नहीं आ सकती, मेरा ऐसा मानना है। जी जी बिल्कुल सर, इस मामले में हमारे सबके अनुभव लगभग एक से हैं। जिन शिक्षकों द्वारा ये प्रश्न उठाया गया था उनको मैं एक बात याद दिलाऊंगा कि जब हम स्कूल में थे उस समय जो शिक्षक थे उन शिक्षकों का आदर आज तक हम करते हैं। जी कारण उसके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका आदर सत्कार जो है वो सदा बने रहेगा। और मेरा तो ये विचार है कि आप अपनी शिक्षा पे भरोसा रखिए, आदर सत्कार अपनी जगह है, हो सकता है कहीं कुछ कम मिले कहीं कुछ ज्यादा मिले, लेकिन अगर हमने अच्छा काम किया है तो निश्चित तौर से हमारा जो सम्मान है वो व्यक्तिगत रूप से हमेशा बना रहता है। जी सर। जी सर, तो अगला हमारा प्रश्न है श्री पटेल सर से। सर आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो मुझे कहीं न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा हाथ लगा। उसमें मैंने देखा कि नरसिंहपुर के एक गांव में ऐसा शिक्षक, तुमड़ा गांव में एक ऐसा शिक्षक है जिसने अपने घर के गहने बेच के स्कूल में लगा दिए हैं। तो सर इस तरह की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बहुत से अलग अलग पेशे हैं, वहां उस ईमानदारी से काम नहीं होता कि उसके लिए आवंटित जो राशि है वो खर्च की जाए। और ऐसे में आप उस राशि के अतिरिक्त जो स्कूल में आपको मिलती है, उस राशि के अतिरिक्त अपने घर से जेवर बेच देते हैं। तो इस तरह की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, क्या है कि कुछ ऐसे नवाचार मेरे दिमाग में आए हुए ईश्वर प्रेरणा से कि उनको एक जैसी हमको ट्रेनिंग मिलती है या जैसा वर्तमान में देखा जाता है अक्सर एक परंपरागत उससे भी हटकर उसके लिए कुछ धनराशि की मुझे आवश्यकता पड़ी, जो कि शासन से प्राप्त धनराशि मेरे लिए पर्याप्त नहीं हुई और ना ही मैंने किसी जन भागीदारी उसमें उचित समझी, क्योंकि वो मेरा एक हित में के लिए एक खुद का नवाचार, उसके लिए हमने राशि की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी और मेरे दिमाग में आया कि ऐसा मुझे करना ही है। तो तत्काल सहयोग की राशि प्राप्त होना संभव नहीं रहती,
इसलिए मैंने हमारी श्रीमती श्री कमला पटेल जी से निवेदन किया, तो उन्होंने इसके लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और अपने संपूर्ण गहने लगभग 1-1.5 लाख रुपए के गहने जेवरात उन्होंने मुझे दिए और कहा कि स्कूल में आपको जो भी कार्य करना है कर लो, और बच्चों को हित में उसके लिए उन्होंने पूर्णतः स्वीकृति दी। तो इस भाव को मैं अपने अंदर रखकर एक अत्यंत मध्य प्रदेश, ना केवल मध्य प्रदेश का बल्कि संपूर्ण भारत देश का एक अच्छे से अच्छा स्कूल बनाने की मेरे अंदर एक इच्छा है और उसमें मैं सतत लगा हुआ हूँ। मैं बिल्कुल भी स्टाफ मैंने नहीं लिया है कहीं भी, भले ही कोरोना काल चल रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी जब कोरोना काल की स्थिति है, ऐसे समय में भी विद्यालय जाकर उसको अपडेट करना और उसमें एक रंग रोगन, उसमें एक आकर्षण वातावरण उसमें जीवंत बना रहे, इसका भी हम लगातार प्रयास करते रहे। और विद्यालय में जनभागीदारी से जितनी राशि हमको प्राप्त हो जाती है वो ठीक है, यदि कोई राशि कमी पड़ती है तो हम अपनी खुद की तनख्वाह या एक ऐसे समय भी आया जब मुझे बैंक से लोन लेना पड़ा, क्योंकि इतना कर्ज हो गया विद्यालय को अच्छा बनाते बनाते कि मुझे जेवर बेचने के बाद भी बैंक से लोन 1.5 लाख रुपए का बैंक से लोन लेना पड़ा। ये हमारे यहाँ आदरणीय विधायक महोदय जी ने इसकी बड़ी सराहना की, बैंक से लोन लेने वाली बात, और हम बड़े प्रसन्न रहते हैं कि आदरणीय योगेंद्र जी सिलावट जैसे लोगों के हम सतत संपर्क में रहते हैं और मुझे लगातार प्रेरणा मिलती रहती है कि हम अच्छे से अच्छे कार्य करते रहें और राष्ट्र की सेवा में। हाँ सर जी। जी सर, कुछ तकनीकी दिक्कत थी, दूर हो गई है। हाँ जी, बोलिए सर। जी सर। जी, तो यही कारण रहा क्योंकि कुछ ऐसे नवाचार जो जैसे मुझे एक अक्षर वृक्ष बनाना, तो अक्षर वृक्ष बनाने के लिए अक्षर कैसे बनाया जाए, उसके लिए सीमेंट या अंदर जो लोहा लगता है उसकी सामग्री कैसे प्राप्त, तो वो विद्यालय में विद्यालय जो वातावरण था वो खंडर दिया था, उसमें पुट्टी, साज सज्जा, उसकी सफाई, उसमें अच्छे किस्म का पेंट और कई किस्म के चित्रकारी, इन चीजों को करने में जैसे विद्यालय में विद्युत के बाद पंखे की सुविधा, जेट पंप, ऐसी सुविधाएं, जैसे शौचालय, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोदय का ऐसा संदेश था कि विद्यालय का वातावरण स्वच्छ रहे, तो मैं गौरवान्वित हूँ हमारे मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक संघ के द्वारा हमारे विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय का राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुआ और मुझे भी एक अलग से भी इस राष्ट्रीय सम्मान का गौरव भगवान की कृपा से, सरस्वती माँ के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। ये सभी हमारे विद्यालय के लिए, लेकिन ये सम्मान एक अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान हमारे विद्यालय के यदि बच्चे बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पाठ पढ़ लेते हैं, सवाल हल कर लेते हैं और उनका स्कूल के प्रति लगाव है, पालक लोग हम पर प्रसन्न रहते हैं, इससे बढ़कर मुझे कोई सम्मान अलग से नहीं लगता कि मुझे प्राप्त होना चाहिए। यही सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत सही बात कही सर कि सारे सम्मान एक तरफ हैं, जैसा आपने बताया, जैसा हम सब जानते हैं कि आप मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षक हैं। साथ ही आपकी शाला को स्वच्छ विद्यालय के रूप में पुरस्कृत किया गया है और उसके बाद आप शाला सिद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी शाला प्रेरक शाला के रूप में भी सम्मिलित रही है। इतना होते हुए भी आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सम्मान छात्र छात्राओं और पालकों का जो आदर है, जो सहयोग है, वो सम्मान है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम कुछ बातें योगेंद्र सर से भी करते हैं चर्चा की शुरुआत के साथ। योगेंद्र सर की एक बहुत खास बात है कि वो अपना स्कूल जो है, स्कूल का वातावरण ऐसा बना के रखते हैं कि छात्र छात्राएं शिक्षकों के साथ मित्रवत व्यवहार करें और शिक्षक भी छात्र छात्राओं के साथ मित्रवत व्यवहार करें और उत्साहपूर्ण भय मुक्त वातावरण में शिक्षक और छात्र छात्राएं शैक्षिक गतिविधियां संचालित करें, जिससे निश्चित तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होता है। तो योगेंद्र सर, ऐसा वातावरण बनाने के लिए आप लोगों ने, आप शिक्षक साथियों ने मिलकर
ऐसे कौन कौन से काम किए हैं कि आपकी शाला का वातावरण मैत्रीपूर्ण बन पाया है? सर पहली चीज तो हमने ये कोशिश की कि अपने विद्यालय में जो भी छात्र आते हैं वो अपनी इच्छा से और उत्साह के साथ विद्यालय आए। तो हमने बच्चों से परिचर्चा की कि आप ये बताइए कि आप सुबह जब स्कूल के लिए आते हैं तो आप क्या विचार करके आते हैं। तो बच्चों ने हमें बताया कि सर हम स्कूल की होमवर्क वगैरह की तैयारी करके आते हैं। और ये तो हमने उनसे पूछा कि कुछ आपको स्कूल आने में डर तो नहीं लगता। तो कुछ बच्चों ने हमको ये बताया कि सर हमको डर लगता है कि होमवर्क पूरा नहीं हुआ इसके कारण या कुछ अन्य कारण। तो फिर हमने उन्हें बताया कि इस कारण से कि यदि आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो आप विद्यालय नहीं आए, ये गलत बात है। आपका विद्यालय में होमवर्क करा दिया जाएगा, भला ही हमको और लेट स्कूल बैठना पड़ेगा लेकिन हम आपको होमवर्क कराएंगे। आप हमसे डरिए मत, आप हमारे साथ जो भी आपकी समस्या है, पारिवारिक हो चाहे शैक्षणिक स्तर की समस्या हो, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं किसी भी शिक्षक से, और आप उनसे खुलकर बात कीजिए। इस तरह धीरे धीरे करके बच्चों को ये आत्मविश्वास बढ़ता गया कि हमारे सर जो है हमारे साथ बहुत ही सहयोग के साथ कार्य करते हैं। तो धीरे धीरे करके विद्यालय के छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ती गई विद्यालय में, और उनके साथ हमने फिर नवाचार किए, कुछ खेल की गतिविधियां बढ़ाई। इससे बच्चों की उनकी रुचियां देखी हमने कि किस चीज में उनको ज्यादा आनंद आता है। तो उनके साथ कुछ क्राफ्ट वगैरह बनवाना शुरू किया कि आप क्राफ्ट बनाइए। शनिवार के दिन बाल सभा को और रोचक बनाया माइक वगैरह लगा के। और इस तरह धीरे धीरे करके हर दिन विद्यालय में, जहां तक मेरी बात है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि पहले मैं क्लास में जाके बच्चों के साथ एक प्रेरक कहानी सुनाना या उनके साथ खुल के बात करना कि अभी बिल्कुल पढ़ाई 2 मिनट बात करेंगे लेकिन पहले आप रिलैक्स हो जाइए। इस तरह बच्चों में धीरे धीरे करके सभी शिक्षकों के प्रति आत्मविश्वास और विश्वास बढ़ता गया कि सर बहुत अच्छे हैं, और धीरे धीरे करके छात्र फ्रेंडली होते गए उनसे। तो ये मित्रवत व्यवहार के कारण हमारा विद्यालय जो है तो उसका माहौल बहुत ही अच्छा हो गया है। जी सर। और जी अगला। लगातार हमारी कोशिश। जी सर। जी सर, हाँ बोलिए। आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे सर। अगला जी सवाल जी श्री पटेल सर से है कि जैसा कि जी कोविड का दौर है और इस महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रभावित हुई है वो सीखने सिखाने का वातावरण है, शिक्षा है। लगभग 6 महीने से स्कूल बंद हैं और आगे भी कब तक स्कूल बंद रहेंगे, कब तक नहीं खुल पाएंगे, ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तो इस दौर में भी श्री पटेल सर ने न केवल स्कूल के बच्चों के साथ अपना संपर्क बनाए रखा, शिक्षा का वातावरण बनाने के लिए घर घर जाके संपर्क किया, बल्कि गांवों में भी जाकर कोरोना महामारी से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया और दीवारों पर चित्रकारी की कि कोविड-19 या कोरोना वायरस से कैसे बचें। तो ये सब अनुभव आपके कहाँ से आए सर, पटेल सर? सर, कोरोना महामारी का संकट काल जो हमारा देश इस संकट से गुजर रहा है, इसका प्रभाव हर स्कूलों पर सबसे खतरनाक तरीके से पड़ा है, जो कि देश की एक मूल शिक्षा, एक संसाधन होती है, उस पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, एक अन्य संसाधनों के अलावा। तो हमारे इसके लिए हमने, चूंकि घर में ही रहते थे, परंतु मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था ऐसा। इसके लिए सबसे पहले मैंने कहा इस समय का सदुपयोग किया जाए, एक ऐसे संकट के समय को सुअवसर में बदला जाए। तो ऐसे समय में जब कोरोना काल चल रहा है हमारे देश में और हम कुछ नहीं कर सकते, विद्यालय नहीं खोल सकते, बच्चों को वहां जाके विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते, तो अकेले रहकर विद्यालय में उसकी साज सज्जा की जा सकती है। जो कार्य हम अलग से किया जा सकता है और लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने दीवारों पर पेंटिंग की, और पेंटिंग के अलावा एक कोरोना महामारी से लोगों को बचाव के लिए जैसे सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जो 6 फुट की दूरी है वो दूरी, और साबुन से बार बार हाथ धोना, इन चीजों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। और कुछ जो वाक्य हैं जन जागृति कोविड-19 से बचाव के,
उन वाक्यों को भी हमने गांव में दीवारों पर लेखांकन किया उसका मैंने। इसके लिए हमारे ग्राम तुमड़ा के ही एक हमारे कमेटी के उपाध्यक्ष हैं श्री पुष्पराज साहू, उनका भी इसमें बहुत बेहद सहयोग रहा। वो स्वच्छता दूत भी हैं और हमारी कमेटी में उपाध्यक्ष भी हैं, एसएमसी कमेटी, उसका उनका भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है और अन्य लोगों का भी इसमें योगदान रहा है। साथ ही ऐसे समय में बच्चों को वो वातावरण विद्यालय जैसा तो प्रदान नहीं कर सकते, परंतु हमारा घर हमारा विद्यालय हमारे मध्य हमारे लिए शिक्षकों को बच्चों को चलाया, जिससे कि बच्चे शिक्षा से वंचित ना रह पाए। उसके लिए हम गृह संपर्क एक अभियान रखते हैं, एक निश्चित एक समय रहता है उसका, और बच्चों से घर घर जाकर संपर्क करते हैं, बाकायदा मास्क लगाकर और जो कोविड-19 से बचाव के जितने भी उपाय हैं उनका उपयोग करते हुए, उन नियमों का पालन करते हुए, ताकि कोई बच्चा संक्रमित ना हो पाए और हम भी संक्रमित ना हो पाए। इन बचाव के साधनों का उपयोग करते हुए बच्चों से गहरा संपर्क करते हैं, उनकी समस्या समाधान उनके घर जाकर करते हैं। यदि कभी हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा तो शिक्षकों को उसके घर जाना होगा। वो बात आज हमारे देश में हम आज वो बात अनुकरणीय है और चरितार्थ देखने को मिल रहा है कि शिक्षक घर जाकर हमारे मध्य प्रदेश में, न केवल मध्य प्रदेश में, भारत के अनेकों सभी प्रदेशों में शिक्षक घर जाकर विद्यालय का वातावरण प्रदान कर रहे हैं। एक शिक्षा का कोना हमारे बच्चों को हमने एक तय किया है, एक निश्चित समय है कि इस समय बच्चे घंटी नहीं रहती लेकिन थाली बजाकर हमारे विद्यालय को एक ओपन करें घर में, और हम लोग बीच बीच में जाकर उनकी एक पालक जो है उनके घर में पढ़े लिखे, चाहे उनके बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, या उनके पिता या माता हो, वो एक शिक्षक का रोल वहां अदा करें। और उनकी कोई कठिनाई है तो हम खुद जाते हैं, कोई विशेष समस्या रहती है तो उनका समाधान करते हैं। मोबाइल पर भी अनेक ग्रुप बनाए गए हैं हमारे जन शिक्षा केंद्र द्वारा, डिजिटल ग्रुप है जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र से कुछ सामग्री, शिक्षण सामग्री, वीडियो वगैरह आते हैं, तो उनको हम प्रतिदिन बच्चों को व्हाट्सएप पर वो वीडियो भेजते हैं, उनसे फोन कॉल के माध्यम से, और हम उनसे संपर्क करते हैं। यदि उनकी कोई समस्या रहती है तो उनका समाधान करते हैं और प्रतिदिन फीडबैक देते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं रहता कि उनको फीडबैक ना दें, क्योंकि फीडबैक इसलिए जरूरी है, नहीं तो वो बच्चे उनके मन में ऐसा रहता है कि सर ने आज हमको फीडबैक नहीं दिया, तो किसी प्रकार का उनको ऐसा ना लगे, उनको प्रोत्साहन देते रहें। प्रतिदिन हम प्रोत्साहन देते हैं फीडबैक के द्वारा, घर घर जाकर उनकी समस्या समाधान करते हैं, घर में जाकर पढ़ा देते हैं बच्चों को, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हैं ताकि किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न, जैसा शासन की सोच है, उसका एक प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इन कार्यों का हम विशेष ध्यान रखते हैं। कोविड-19 में हमने ये कार्य किए हैं और मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ इस बात पे, गौरवान्वित हूँ कि विद्यालय में कोविड-19 के समय हमारे विद्यालय को हमने आकर्षित किया। उस समय जब लॉकडाउन का समय चलता था, स्वीकृति लेकर मास्क वगैरह का उपयोग करके मैं अकेला विद्यालय जाता था, और महीने 2 महीना का ऐसा जो समय गुजरा, उस 2 महीने में विद्यालय को अपडेट किया। हमारे आदरणीय विधायिका महोदय जी, आदरणीय श्रीमती सुनीता जी पटेल द्वारा हमने पेवर ब्लॉक का उनसे स्वीकृति ली थी कोविड-19 के समय में, और पूरे विद्यालय के प्रांगण में, यदि आपके पास कोई फोटो ऐसी हो तो दर्शकों को दिखाएं कि हमने इस मुद्दे पर मैं अलग से एक बार चर्चा करूंगा, आपसे ये सवाल भी रहेगा। मैं साथियों को, जो छत्तीसगढ़ से जुड़े साथी हैं, उनको ये बता देना चाहूंगा, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पढ़ाई तुम्हारे द्वार cgschool.in के माध्यम से चल रहा है, मोहल्ला क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो मध्य प्रदेश में यही जो पढ़ाई तुम्हारे द्वार के अंतर्गत ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो डीजी लैब के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप में संचालित हो रहे हैं, और मोहल्ला क्लास जो है वो हमारा घर हमारा विद्यालय के नाम से संचालित हो रहे हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि हम छत्तीसगढ़ में ही विकट परिस्थितियों में अपने जीवन को खतरे में डालकर शिक्षा दे रहे हैं। वास्तव में ये जो विपत्ति का समय है, यही तय करता है कि हम अपने फर्ज में कितने डटे हुए हैं। अक्सर हम अपने देश के जवानों के बारे में कहते हैं कि हमेशा अपने जान को खतरे में डालकर वो हमारी रक्षा करते हैं। तो यही दौर आज हम सबके लिए है, शिक्षकों के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, नर्सेस के लिए है। तो यही वो संकट का समय है जब हम अपना
बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो अगर कोई साथी ऐसे हैं जो मोहल्ला क्लास नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश या ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो इस दुविधा में ना रहें कि बाकी लोग भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमको शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो अपने स्तर पर हमको प्रयास करना पड़ेगा। और पूरे हर राज्य के अलग अलग तरीके से शिक्षक जो हैं काम कर रहे हैं इस पर, तो आप सब भी जरूर आगे बढ़ें और काम करें। तो और बहुत से मुद्दे हैं चर्चा के, हम सर एक बात और बोलना चाह रहा था जी जी साहू सर, जी सर, जी सर, ऐसे समय में न केवल बच्चों को घर जाकर शिक्षण कार्य या गृह संपर्क कर रहे हैं हम लोग, हमारे मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक साथी एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में, एक रूप उनका बच्चों को घर जाकर शिक्षा देना, तो दूसरा रूप ये भी है कि चेक पोस्ट पर या क्वारंटाइन सेंटरों में या अस्पताल में या मतलब कंटेनमेंट एरिया में हम लोग अपनी ड्यूटियां अलग से भी करते हैं, जो कि देश में ऐसा संकट समय है, तो हम अलग से भी उस सेवा को जो हमारे अनुविभागीय अधिकारी महोदय के आदेशानुसार उसमें भी हमारे साथी लोग और हम खुद भी उसमें सहयोग करते हैं और सेवा देते हैं, और इसमें अपने आप को गर्व महसूस करते हैं हम कि हम देश के इस काम आ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, ये गतिविधियां हमारे यहाँ भी चालू हैं। हमारे स्कूलों को भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, उसमें मैं खुद 1.5 महीने तक प्रभारी था। रोज जी जाता था, लोगों से मिलता था, बातें करता था, उनके भोजन की व्यवस्था करता था, देखता था। बहुत से शिक्षक साथी जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे दूसरे राज्यों से, अलग अलग शहरों से, उनको लाने ले जाने के लिए उनकी ड्यूटी लगी थी। तो अलग अलग तरीके से सभी एक प्रकार से कोरोना वॉरियर्स के रूप में इस महामारी से लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारी लड़ाई जो है वो हमारे पाले में आएगी। हम कोरोना को हराकर अपनी स्कूल, अपनी शाला को पुनः उसी रूप में ला पाएंगे जिस रूप में हमने उसे छोड़ा था। क्योंकि एक शिक्षक के लिए सबसे दुखद बात यही है कि वह अपने छात्र छात्रों से उसी तरह मुस्कान लिए मिल नहीं सकता, चहक के बातें नहीं कर सकता, उनके साथ खेल नहीं खेल सकता, उनको हंसी खुशी पढ़ा नहीं सकता। तो ये दौर लौटे, यही उम्मीद है। तो अगला प्रश्न हम करेंगे योगेंद्र सर से। योगेंद्र सर में एक खास बात ये भी है, वो बाकी सारे कार्यक्रम तो करते रहते हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रति भी बहुत जागरूक हैं, और पर्यावरण से जुड़े इनकी एक संस्था है वृक्ष मित्र। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सामाजिक सरोकार की इस संस्था के बारे में कुछ बातें बताएं। सर जी, वृक्ष मित्र संस्था जो है वो सर का जो निवास है साईखेड़ा, वहाँ पर एक संस्था चलती है कल्पतरु अभियान, उसमें वो काफी दिनों से वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। तो फेसबुक पर ही एक लाइव उनका कार्यक्रम देखा था और उनसे प्रभावित होकर, और हमारे निकट में एक गाडरवारा शहर है, हमारे तहसील, वहाँ पर भी एक संस्था पिछले 13 वर्षों से कदम संस्था वृक्षारोपण कर रही। कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय में और अपने घर के आसपास में वृक्षारोपण का कार्य काफी दिनों से कर रहा हूँ। तो वहां जाकर साईखेड़ा में जाके काफी प्रभावित हुआ, और 20 जनवरी से 2019 से लगातार हमने भी अपने साली चौका क्षेत्र, अपने ग्राम खैरुआ, मोहपा और आसपास के ग्रामों में पौधारोपण का कार्य प्रारंभ किया, और ये कार्य निरंतर जारी है और 87 सप्ताह हो गए इसमें। और इस पूरे पौधारोपण कार्यक्रम में हमारे पूरे ग्राम खैरुआ, साली चौका, मोहपा, इसका बहुत भरपूर सहयोग मिला है, और हमारी एक टीम है जो कि इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और ये एक सामूहिक उत्तरदायित्व का कार्य है। लगभग 1.5 वर्ष से अधिक हो चुका है पौधारोपण करते हुए, और पौधे जो है वो बड़े हो गए हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि हम समाज में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार के भी कार्य करें, और उसी से प्रेरित होकर मैंने ये एक पर्यावरण के प्रति एक कार्य किया है जिसमें मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है, और हम निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं। 87 सप्ताह हमें पिछले रविवार में हो चुके हैं। जी सर, इसके साथ साथ आपने अपनी शाला में उद्यान का भी निर्माण कराया है। तो जी सर। उद्यान का निर्माण ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हम बहुत से सरकारी स्कूलों को देखते हैं, या जी तो वहाँ अहाते नहीं होते हैं, या जी अहाते हैं भी तो ग्रामीण या कहे जाए कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं, जो सभी जगह 1-2 की संख्या में होते हैं, लेकिन पूरे ग्राम का एक तरह से नाम बदनाम कर देते हैं। उन जी लोगों के द्वारा वृक्षों को क्षति पहुंचा दी जाती है या उखाड़ दिया जाता है। तो इन सब समस्याओं से उबरते हुए आपने अपनी शाला में उद्यान का निर्माण कराया है, इसके बारे में बताएं। सर, ये उद्यान का निर्माण हमारा सर पहले अस्थायी रूप से हमने एक 2003-4 में हमारे एक
प्रधान पाठक सर थे हमारे साथ, श्री मानक लाल जी गौरव, उन्होंने हमको प्रेरणा दी कि एक विद्यालय में एक उद्यान का निर्माण कराया जाए। तभी से एक बहुत सुंदर एक उद्यान का निर्माण हमने वहाँ पर कराया, और उसके बाद फिर स्थायी रूप से भी एक उद्यान का निर्माण कराया, क्योंकि विद्यालय में जब उद्यान रहता है तो उसको जैसे ही हम विद्यालय के अंदर जाते हैं तो हमारे मन को प्रसन्नता मिलती है कि हरी दूबा और फूलों को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। तो हमने कहा जब अपन को इतनी प्रसन्नता है तो बच्चों को भी इसमें बहुत आकर्षक विद्यालय लगना चाहिए, तभी तो उनको अपन जोड़ पाएंगे। और इस पूरे उद्यान में हमारे शिक्षकों के साथ हमारे बच्चों का भी पूरा सहयोग रहता है, और इस पूरे उद्यान की देखभाल बच्चे करते हैं। विद्यालय को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से, छात्रों में पर्यावरण की प्रेरणा और स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हमने विद्यालय में लघु उद्यान का निर्माण सभी शिक्षकों के सहयोग से कराया। और विद्यालय की जो साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो हम सभी शिक्षक और छात्र मिलकर करते हैं। मैं स्वयं आगे हो जाता हूं तो सभी छात्रों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। हमारे क्षेत्र का एक बहुत ही स्वच्छ विद्यालय खैरुआ माध्यमिक शाला है, जिसमें बच्चों, ग्राम के नागरिकों और शिक्षकों का सहयोग है सर। जी सर, किसी भी शाला में उद्यान जो है अगर हो तो शाला का वातावरण जो है अपने आप सुंदर हो जाता है। तो जी इसी सर। संबंध में हमारे शासकीय प्राथमिक शाला तुमड़ा के सर जुड़े हैं साथ में, पटेल सर जी। उनसे अनुरोध करूंगा, उनके विद्यालय में भी काफी दिनों से उद्यान है, तो उनके उद्यानिकी के संबंध में उनको बताएं, क्योंकि मैं ये तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ ये हरे भरे बड़े बड़े दरख्त जो है उनके शाला के हैं। सर इसके संबंध में बताएं, पटेल सर। जी सर, हमारे विद्यालय में सबसे पहली शुरुआत विद्यालय को आकर्षित बनाने के लिए उद्यान से ही मैंने प्रारंभ किया था। एक वाटिका तैयार की, बच्चों से पेड़ मंगाए, पौधे मंगाए छोटे छोटे, और लोगों से भी एक सहयोग लेकर छोटे छोटे पौधे विद्यालय में लगाए, और एक लघु वाटिका हमने तैयार की। और उस वाटिका क्योंकि जो ग्रीनरी है, एक ऐसा वातावरण भी लगाया था सर हमने, एक ग्रीनरी एक विद्यालय का एक चार चांद लगा देती उसकी आकर्षण में। इसलिए हमने एक विद्यालय में अच्छी किस्म के बगीचा बनाने के लिए जन भागीदारी से, बच्चों के सहयोग से हमने एक वाटिका तैयार की। और साथ ही विद्यालय के अन्य दीवारें वगैरह भी जो हैं वो इस आकर्षण से परिपूर्ण हैं। एक कार्य हमने किए हैं। जी सर, मैंने देखा है आपके विद्यालयों में, जैसा मैं हमारे साथी भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके विद्यालय में झूले हैं, बच्चे झूलते हुए पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, साथ में खिलौने भी रखे हुए हैं, विद्यालय प्रांगण में गमले लगे हुए हैं। तो सर आपसे ये सवाल है, इस तरह के वातावरण जो शैक्षिक मनोवृत्ति है, जो शैक्षिक मानसिकता है, उसके विकास में कितनी मददगार रहती है सर? सर एक खेल खेल में एंजॉय द्वारा एक आनंदमय वातावरण बच्चों को लगे, एकदम से उबाऊ शिक्षा ना हो, इसके लिए हमने ये तय किया। इसमें राशि की आवश्यकता पड़ी तो हमने इसमें जन भागीदारी ली, और इसमें जो हमारे क्षेत्र में जो जिनके पास अच्छा धन रहता है उनसे हमने मदद ली, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। और हमको जैसे किसी ने झूला दिया, तो किसी ने जो हमारी जो अभी टेबल आप देख रहे थे वो टेबल बच्चों को प्रदान की। और फिर हमारे जनप्रतिनिधि महोदयों से, जैसे आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय विधायक महोदय, इन लोगों ने भी उस समय हमको बहुत मदद की। जैसे फर्नीचर आप देख रहे हैं, तो ये माननीय सांसद महोदय की देन कि उन्होंने हमारे विद्यालय को फर्नीचर उपलब्ध कराया। ये ऐसे जनप्रतिनिधियों का हम बहुत बहुत साधुवाद देंगे शिक्षक समुदाय की ओर से, कि क्योंकि प्राथमिक आवश्यकताएं जो हैं समाज की शिक्षा और स्वास्थ्य है, और हमारे संविधान के हिसाब से भी जो शिक्षा और स्वास्थ्य है वो प्रत्येक मनुष्य का मूल अधिकार है। और इस क्षेत्र पे उन्होंने काम किया और आपके स्कूल में फर्नीचर प्रदान किए, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मैं श्री योगेंद्र सर से करना चाहूंगा। आप वैसे जन जागरूकता के काम में तो लगे रहते हैं, लेकिन साथ साथ मैंने देखा कि आप अपने जेब की धनराशि से लोगों को हेलमेट बांटते नजर आए। तो सर ये क्या कहानी है कि हेलमेट बांटने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर हेलमेट बांटने की, क्योंकि मैं अपने विद्यालय में, आपको पता है कि 18 वर्ष से पदस्थ हूँ, तो हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र मेरे से अभी भी जुड़े हुए हैं। और विद्यालय के कई छात्रों को मैंने देखा कि वो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल। मैंने उनको समझाया भी, लेकिन फिर उनको अपने यातायात के नियमों के पालन के
उद्देश्य से सभी पूर्व छात्रों को बुलाकर मैंने अपने यहाँ के स्थानीय जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब थे उनको बुलाया और उनको हेलमेट का वितरण किया, जिससे एक संदेश गया कि हमें हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाना चाहिए। तो इससे बच्चों में काफ़ी परिवर्तन आया और जो बड़े बच्चे हैं जो गाड़ी काफ़ी तेज चलाते थे उनको भी समझाइश दी और इसमें हमने छोटे बच्चों का भी सहयोग लिया। हमारे विद्यालय के सामने से जो गाड़ियाँ निकलती हैं वहाँ के गाड़ियों को रोककर उनको भी यातायात के नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया और इससे परिवर्तन भी आया है। अब कम से कम छात्रों को हम ये कोशिश रहती है मेरी कि अपन शैक्षणिक गुणवत्ता तो इस विद्यालय में बढ़ा रहे हैं तो अपने समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। तो समाज में जो कुछ मुझे कमियां दिखती हैं या जो मुझे आवश्यकता लगती है कि इन पे कुछ कार्य करना चाहिए, तो इसी उद्देश्य से मैंने हमारे पूर्व छात्रों को विद्यालय के अपने हेलमेट का वितरण कराया था। जी सर। जी सर, एक शिक्षक होने का मतलब अर्थ केवल शाला ही नहीं है। शिक्षक जी होने का अर्थ है कि हम शाला और उससे जुड़े समुदाय से घनिष्ठता से जुड़े हों, उनके सुख दुख, कमी वृद्धि, त्योहारों सब में जुड़े हों और उन्हें निरंतर सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक रखें, यातायात के प्रति जागरूक रखें, पर्यावरण के प्रति जागरूक रखें। ऐसे कार्य आप दोनों लगातार कर रहे हैं। आप दोनों इस मामले में बहुत ही बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर, सर। मेरा अगला सवाल श्री पटेल सर के लिए है। जी जैसा सर आपसे चर्चा हो रही थी, आपने बताया कि आपने स्कूल में बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए अलग से कार्य किया है और जी उससे भी पहले एक छोटी कहानी आपने शुरुआत में जब अपना परिचय दिया, शैक्षिक परिचय दिया, उसमें आपने बताया कि आप शाला में जब दर संख्या बहुत कम थी, केवल बच्चे 35 थे, तो उस समय आपने ये अभियान चलाया कि प्रत्येक घर से 2 रुपए इकट्ठे किए जाए। जी तो ये 2 रुपए इकट्ठे करने की कहानी क्या है और उससे बदलाव क्या आया समाज में? इस पर विस्तार से जानकारी दें सर। सर, 2 रुपए इकट्ठे करना धन संग्रह नहीं था, जी बल्कि केवल पालकों का रुझान और उनकी सहानुभूति एक शिक्षा और विद्यालय के प्रति जोड़ना था। तो उस कारण से 2-2 रुपए लिए और उस राशि का उपयोग विद्यालय के आकर्षण वातावरण में वो साज सज्जा में किया। साथ जी ही हर घर से एक बहाना संपर्क का हुआ और जो बच्चे प्राइवेट शालाओं में पढ़ते थे, अनेक शालाएं शहरों में भी बच्चे पढ़ने आते थे उस गांव से, तो हमने जब पालकों से ऐसा निवेदन किया तो हमारी बात उनको समझ में आई और जैसा कि हमारे एक आदर्श हमारे शिक्षकों ने और हमने वहाँ स्थापित किया शिक्षा गुणवत्ता का, तो अच्छी से अच्छी शिक्षा वहाँ हम दे रहे थे उस समय और आज भी वहाँ बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं उन बच्चों को। तो ऐसे समय में पालकों ने समझा कि क्यों प्राइवेट स्कूल में पैसा खर्च करके भेजें, इसी सरकारी स्कूल में क्यों ना पढ़ाएं। तो एकदम से इतनी ज्यादा संख्या में बच्चे वहाँ आए कि हमको भवन कम गया वो। फिर हमने धीरे धीरे लोगों से निवेदन किया कि भाई जितना हमारे पास भवन है उतने ही आप प्रवेश दिलाएं। तो उस समय हमारे समय 150-200 बच्चे प्रवेश ले चुके थे। तो ऐसे फिर उनके समक्ष एक समस्या और आई। विभिन्न कक्षाओं के बच्चे थे, न केवल कक्षा 1 में बल्कि 1, 2, 3, 4 और 5 में सीधे प्रवेश बच्चों ने लिए, प्राइवेट से नाम कटा था। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को एक अच्छा वातावरण हमने प्रदान करने के लिए सभी का सहयोग इसमें लिया। जैसे हैंड वॉश यूनिट है, उसमें जैसे सॉप साबुन वगैरह रखना है, और ये उसी समय एक बच्चों को मध्याह्न भोजन के पहले हाथ कैसे धोएं साबुन से, या शौचालय का प्रयोग करने के बाद साबुन से हाथ कैसे धोएं, उसका हम वहाँ पर बच्चों को प्रयोग सिखाते रहे हैं और आज भी सिखाते हैं। अभी खैर कोरोना काल में नहीं लग रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद बच्चों की जो यूनिफॉर्म है वो गवर्नमेंट उसके लिए धन भी उपलब्ध कराती है बच्चों को। उसके अलावा भी हम जन भागीदारी से हमने बच्चों को ब्लेजर भी उपलब्ध कराए हैं। बच्चों को ब्लेजर जो कि ठंड से बचाव के लिए उनको जी ब्लेजर। एक रोचक बात इसमें मैं कहना चाहूंगा कि एक प्राइवेट संस्था के संचालक महोदय ने हमारे लिए इसके लिए राशि उपलब्ध कराई थी ताकि हम बच्चों को ब्लेजर उपलब्ध करा सकें ठंड से बचाव के लिए। जी तो सर, मैं ये चीजें देखता हूँ कि अक्सर जहाँ कहीं शासकीय विद्यालयों में कुछ कमी की बात आती है तो हमारे शिक्षक साथी जो किन्हीं कारणों से सुविधाओं के मामले में जिनके शालाएं थोड़ी पीछे हैं,
उनकी ये शिकायत रहती है कि शासन प्रशासन जो है वो अच्छे से मदद नहीं करता, राशि उपलब्ध नहीं करा पाता। तो ऐसे में शिक्षक साथी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा पाते। तो उनका ये मानना होता है कि भाई जब शासन राशि ही नहीं दे रही है तो हम सुविधाएं कहाँ से लाएं। तो उन साथियों के लिए आप लोगों का ये संदेश है, आप लोगों का और आप जैसे जितने भी हमने शिक्षक साथियों से बातचीत की, मेरा स्वयं का अनुभव है कि जब हम कार्य करना प्रारंभ करते हैं स्कूल में, अच्छा कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो समाज से हमारा एक रिश्ता अच्छा बन जाता है और हम समाज से जो चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि फर्नीचर मिल गया आपको, भवन आपने कहा कि लाइब्रेरी बनवानी थी तो विधायक महोदया ने आपको लाइब्रेरी के लिए राशि स्वीकृत कर दी। तो ये पेवर सारे ब्लॉक। जी जी पेवर ब्लॉक के लिए तो ये सारी सुविधाएं आपको समाज से मिली। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो आप अगर हाथ बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से समाज भी आगे आएगा और आपकी शालाओं में जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं जो होनी चाहिए वो जरूर आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो सर गणवेश के बारे में जब बात हो रही थी तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे, योगेंद्र सिंह सर जो हैं वो सफेद कपड़े में बैठे हुए हैं, सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो सर की कहानी में पढ़ रहा था, तो एक कहानी मैंने ये देखी कि सर लगभग अक्टूबर 2016 से सफेद वस्त्र ही धारण करते हैं। तो सर इसकी क्या कहानी है कि आप सफेद वस्त्र धारण करते हैं? सर मैं अपने विद्यालय परिसर में जब यदि विद्यालय या शिक्षा से संबंधी कोई कार्य रहता है तो वहाँ के लिए मैंने ये प्रण किया है गांधी जयंती 2016 से 2 अक्टूबर से कि मैं विद्यालय सफ़ेद वस्त्र पहनकर ही जाऊंगा। उसके पीछे कहानी ये है कि समाज में शिक्षकों की वेशभूषा को लेकर कई बार कुछ अनावश्यक कमेंट्स आते रहते थे। तो और मैं सरस्वती जी माँ का बड़ा सेवक हूँ, सरस्वती जी के मंदिर में रोज जाता हूँ और माता जी के सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते हुए देखता हूँ। और इसके साथ समाज में शिक्षक, मैं जब पढ़ता था तब मैं देखता था कि हमारे विद्यालय के जो शिक्षक थे जो हमें पढ़ाते थे, प्रधान पाठक महोदय सफ़ेद वस्त्रों में ही आते थे विद्यालय। तो कहीं न कहीं समाज में शिक्षकों की एक सम्मानजनक स्थिति आज भी है। तो और उसमें वृद्धि करने के उद्देश्य से कि हमारी भी एक संयमित और आदर्श गणवेश होना चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर मैं अपने विद्यालय में सफ़ेद वस्त्र पहनकर जाता हूँ। मैं अपने सामाजिक जीवन में इस अन्य कलर के कपड़े पहनता हूँ, परंतु मैं विद्यालय तो कभी भी जाता हूँ तो मैं सफ़ेद वस्त्र ही धारण करता हूँ। इसका उद्देश्य यह है कि जब विद्यालय में छात्र गणवेश पे आते हैं तो मैं भी बच्चों को गणवेश अनुशासन की वृद्धि करने के उद्देश्य से मैंने भी विगत 4 वर्षों से यह जो प्रण लिया है यह मैं आजीवन धारण करूँगा। और मुझे बड़ी शांति मिलती है और एक आदर्श शिक्षक के रूप में मैं अपने बच्चों के बीच में एक अच्छी भावनाएं विकसित कर सकूं। उनको बच्चों के लिए जब वो गणवेश पे आते हैं तो मैं भी अपनी गणवेश पे जाऊं तो मैं बच्चों से गणवेश को लेकर उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, एक अनुशासन की भावना उद्देश्य से मैंने यह प्रण लिया है। जी सर। जी सर, जैसा सर हमको आपने गणवेश के बारे में बताया तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो आचरण सीखते हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षकों से सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं और जैसा वो देखते हैं वैसा आचरण वो समाज में करते हैं। तो जी आपकी ये बहुत अच्छी पहल है कि आप अपने वेशभूषा के माध्यम से, वस्त्र के माध्यम से ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि सदा स्वच्छ रहें और जो अनुशासन है उसका पालन करें और सादगी भी बरतें। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर। पटेल, जैसा कि पटेल सर हमको बता रहे थे कि इस कोविड के दौर में उन्होंने अपने छात्र छात्राओं के लिए लगातार विद्यालय जाकर कार्य किए हैं कोविड-19 के सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए। तो उनमें से एक कार्य उन्होंने बताया लाइब्रेरी का। तो मैं उनकी लाइब्रेरी का चित्र दिखाना चाहूंगा सभी साथियों को जो हमसे जुड़े हुए हैं। इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी उन्होंने बनाई है, इसके संबंध में बातचीत भी सर से करेंगे। साथियों ये देखिए, इतनी खूबसूरत जो लाइब्रेरी है सर। पटेल सर, ये आकृति देने की प्रेरणा और ऐसी चित्रकारी करने की प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली? जी, ये मेरे दिमाग में आया था सर ऐसा
कि ऐसी लाइब्रेरी होना चाहिए कि देखने में भी सुंदर हो और बच्चे उसकी जो पुस्तकें हैं वो दौड़ लेने के लिए कि भाई इसकी ये पुस्तक मेरे लिए पढ़ने के लिए मिले। तो इसके लिए भी हमने मतलब एक जनभागीदारी से लाइब्रेरी बनाई हुई है। इसमें मेरा स्वयं का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। ये लाइब्रेरी ना विद्यालय का पैसा है ना शासन का। इसमें एक जनभागीदारी का सहयोग लिया है। एक गाडरवारा के एक सज्जन है जिनकी मिल्क डेयरी है, उनने इसमें सहयोग किया है। और इसमें जो पुस्तकें हैं उसके लिए भी हमारे ग्राम के एक अग्रवाल बंधु हैं, उनका सहयोग लिया है। और एक जेल अधीक्षक महोदया हैं हमारे नरसिंहपुर जिले की, सुश्री सैफाली तिवारी जी, उनने इसकी पुस्तकें के लिए उन्होंने कुछ पुस्तकें इसमें दान की हैं हमारे लिए। तो ये जब विद्यालय खुलेगा तो इसका एक अलग ही रूप रहेगा। एक हमने बच्चों को वहां बैठने के लिए व्यवस्था की है ताकि बच्चे एक लाइब्रेरी बाजू में रहे और बाजू में बैठकर लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ सकें बच्चे। अभी कोविड का दौर चल रहा है और जब कोविड के दौर में जो अवकाश का समय था, ऐसे अवकाश के समय में जब स्कूल नहीं लग रहे थे तभी हमने इसको निर्मित करवाया, समय को सुअवसर में बदला। जी सर, आपदा को अवसर में बदलना जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो कार्य आपने यहाँ पे किया है। और उसके साथ मैं देख रहा हूँ सर, ये दीवार पे अक्षर बने हुए हैं, लेटर्स बने हुए हैं, कहीं कहीं आपने अक्षर वृक्ष भी बनाए हैं। तो सर ये अक्षर वृक्ष का क्या कॉन्सेप्ट है? अध्ययन अध्यापन में इसका लाभ कैसे मिलता है छात्र छात्राओं को? जी 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 सर, क्या है आदरणीय साहू जी, हमारे देश की राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है और हमारा विद्यालय हिंदी मीडियम है। और इस विद्यालय में जो पढ़ने वाले कक्षा 1 के जो बच्चे होते हैं, अक्षर के बिना किसी भी भाषा को नहीं सीखा जा सकता। तो मेरा ये मानना है ऐसा कि विद्यालय की बुक में ही ना अक्षर चिपके रहें, बल्कि बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान कर दिया जाए कि वो जहाँ बिफोर ओपन द विद्यालय, स्कूल खुलने के पहले एक अच्छा से अच्छा वातावरण में अक्षर टंगे हैं, बच्चे देख रहे हैं। अभी प्रार्थना भी नहीं हुई है लेकिन घूम रहे हैं बच्चे, विचरण कर रहे हैं एक वातावरण में, वहां देख रहे हैं कि ये ऐसा अक्षर है हिंदी का, ऐसे हिंदी वर्णमाला के अक्षर टंगे हुए हैं। एक दूसरा बड़ा बच्चा एक छोटी कक्षा के बच्चे को बता रहा है कि ये वाला अक्षर है, छोटा बच्चा बड़े बच्चे से पूछ रहा है ये कौन सा अक्षर भैया बताओ, या किसी शिक्षक से पूछ रहा है। तो एक ये भय मुक्त वातावरण ये बनाने का हमने प्रयास किया है और पूरे विद्यालय को एक अक्षर से मढ़ दिया है हमने। इसमें यद्यपि खर्च आया है लेकिन खर्च की कोई चिंता नहीं रही विद्यालय में। और पूरे विद्यालय में खुद भी हमने अक्षर निर्माण किए हैं। मुझे बड़ा शौक है, मतलब जैसे शीतकालीन लगातार अवकाश रहते हैं, उन अवकाशों के समय में सीमेंट के जो अक्षर है उनमें कलर करना, ऐसे कार्य मैं अक्सर विद्यालय जाकर करता रहता था। और इसमें सभी का सहयोग हमारे शिक्षक साथियों का भी है और हमारे बच्चों का भी इसमें बहुत सहयोग रहता है। जी सर, ये तो एक नवाचार है। जी जी नवाचार है सर जी। तो सर मैं ये देख रहा था, जैसा आपने वृक्ष बनाया है, अब क्योंकि हम सब शिक्षक हैं और सब शिक्षक एक दूसरे से सीखते रहते हैं, तो काफी दिनों पूर्व जब मैं अपने वर्तमान स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला पथर्रा में पदस्थ हुआ, तो वहाँ सर छोटे बच्चों के लिए एक छोटा सा कमरा था। तो मैंने भी इस प्रकार की कोशिश की थी कि वो वाला जो कमरा है उसको अच्छे से सजा दूं, और वहां मैंने अक्षर वृक्ष मैंने भी बनाया था, लेकिन दरअसल मेरा अक्षर वृक्ष है वो दीवार पे चिपका हुआ था और आपका अक्षर वृक्ष है जो असली पेड़ की तरह है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी देखता हूँ कि शिक्षकों के विचार काफी तौर पर अगर वो छात्र हित ऐसी हैं तो वो नए नए विचार आते रहते हैं और एक दूसरे से उनके विचार जो है वो जुड़े हुए भी होते हैं। आदरणीय साहू जी, आपके विद्यालय की व्हाट्सएप पर हमने फोटो वगैरह देखी हुई हैं। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ आपसे, और निसंदेह जब आप शिक्षा और शिक्षक परिचर्चा इस एक ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपके अंदर एक न केवल बच्चों के हित में बल्कि राष्ट्र हित की भावना और राष्ट्र प्रेम की भावना आपके अंदर छिपी हुई है। और आपके विद्यालय का मैंने वातावरण देखा फोटो के जरिए, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे देश में आदरणीय साहू जी आप जैसे शिक्षक भी हैं। मैं सहृदय आपको बहुत बहुत नमन करता हूं। आपके विद्यालय में बहुत नवाचार आपने किए हैं
और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को आपसे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। जी सर, जी, सोशल मीडिया ये का आपके मैं विद्यालय देखता की हूँ तस्वीर है। बहुत सी बुराइयां होंगी सोशल मीडिया में, कुछ कमियां होंगी, लेकिन एक अच्छाई ये है सर कि हमें सीखने का अवसर देती है। आप वहाँ जी मध्य जी प्रदेश में हैं, मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में हूँ, हमारे बहुत से साथी हरियाणा, केरल, पंजाब और अलग अलग राज्यों में पदस्थ हैं, लेकिन हम एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि उनके कार्यों से हम निरंतर रूप से सीखते रहते हैं। तो ये जी सीखने का जो वातावरण है सर, हालांकि हम शिक्षक हैं और हमारा कर्तव्य है बच्चों को सिखाना, लेकिन जब तक हम एक दूसरे शिक्षक साथियों से प्रेरित नहीं होंगे, कोई काम जी, सीखेंगे नहीं, तो सिखा भी नहीं पाएंगे। ये बहुत तो बड़ी इस ट्रेनिंग है प्रकार, सर। जी जी, नहीं साहू जी, जी सर, ये कोविड-19 का दौर से गुजर रहा है देश, और हमारे सभी शिक्षक और बच्चे कहीं न कहीं मानसिक रूप से उनको एक अजीब सा लग रहा है। ऐसे समय में आपने एक ऐसा वातावरण, उत्साहपूर्ण वातावरण जो प्रस्तुत किया है, एक शिक्षक परिचर्चा और शिक्षा गुणवत्ता की यहाँ से चर्चा कर रहे हैं, और अनेक देश के अनेक शिक्षक इससे जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कार्य आप कर रहे हैं। और ऐसे समय में जब मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी है, एक सहजता नहीं है शिक्षक में, तो वो असहज वातावरण में को आप सहज और उत्साहपूर्वक बना रहे हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आदरणीय साहू जी। और कई शिक्षकों से, एक दूसरे से मैं ये बताना चाह रहा था कि ट्रेनिंग है ये बहुत बड़ी, ये भी जी एक ट्रेनिंग है। जैसे एक क्लास, एक रूम में एक ट्रेनिंग दी जाती है डाइट या अन्य जाए, तो ये भी एक ट्रेनिंग है कि एक सीख, एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है ये, कि किसी, जैसे हमारे यहाँ सिलावट जी हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और हमारे जिन, जैसे उन्होंने खुद वृक्ष लगाना, हमारे यहाँ एक आदरणीय एक अरविंद जी राजपूत जी के द्वारा उन्होंने सीखा है, वो कि हम वृक्ष लगाएं। तो ऐसे ही हम भी बहुत कुछ सीखते हैं एक दूसरे से। आज मैंने आपके फोटोग्राफ्स देखे, मैं छत्तीसगढ़ के आप वहाँ के रहने वाले हैं, और वहाँ पर आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। ये प्रेरणा मिलती है, ये बुक में नहीं मिलती। ये कुछ बातें शेयर करते हैं हम एक दूसरे से, बहुत अच्छा वातावरण निर्मित किया है सर। जी सर, अब क्या है, राज्य हालांकि बदल गए हैं छत्तीसगढ़ के भिन्नता के बाद, लेकिन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अभी भी भाई भाई हैं, और आप हमारे हाँ जी अग्रज हैं है। एक तरह से। हाँ, हाँ, आप मध्य आपका प्रदेश जो छोटा भाई मार्गदर्शन है, है, मध्य प्रदेश का छोटा भाई है छत्तीसगढ़। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। बहुत प्रिय छोटा भाई, हम प्रिय छोटे जी भाई हमारे प्रदेश के हैं छत्तीसगढ़, और उसके आप शिक्षक हैं, तो हम आपको सादर नमन करते हैं सर। जी सर, आप लोगों के मार्गदर्शन, दरअसल ये शिक्षकी परिचर्चा का मेरे मन में ख्याल ही इसी उद्देश्य से आया है सर, कि क्या है, लोग आजकल पढ़ते नहीं हैं। हम अपने अच्छे कार्य अगर फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, बहुत लंबा चौड़ा लेख लिख देते हैं, लेकिन लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो अगर हम एक दूसरे से ऐसे बात करें, वीडियो के माध्यम से बात करें, तो बातें सुनते हैं और देखते हैं, और निश्चित रूप से जब सुनेंगे देखेंगे तो लोग हमसे एक दूसरे से प्रेरणा लेंगे। साथ ही मैं और साथी जो जुड़े हुए हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि अगर आप लोगों को भी ये लगता है कि आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जो समाज के सामने रखे जा सकते हैं, अन्य शिक्षक साथियों के सामने रखे जा सकते हैं, जिससे वे सीख सकें, तो हमसे संपर्क जरूर करें, और इस कार्यक्रम के अगले संस्करणों में आप भागीदार बन सकते हैं। आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो सर, समय काफी होता जा रहा है, मैं कुछ आखिरी छोटे छोटे प्रश्न और करना चाहूंगा। जैसा कि योगेंद्र सर बहुत से अभियानों से जुड़े हुए हैं सामाजिक सरोकार से, तो उनका एक अभियान है गौरैया संरक्षण। तो इस मंच के माध्यम से सर, आप गौरैया संरक्षण के लिए हमारे शिक्षक साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, वर्तमान परिवेश में गौरैया जो है वो ये माना जा रहा है कि लगभग उसमें 60% की कमी आ गई। जो हमारे आसपास जो एक छोटी सी चिड़िया गौरैया जिसे कहा जाता है, उसका कई कारण है। कुछ 10% कारण यदि हम उसे टावर माने, तो उसमें 80% कारण जो है वो हमारे पक्के घर हैं। क्योंकि पहले कच्चे घर होते थे, तो उसमें चिड़िया आसानी से अपना घर बना के और आसपास रहती थी। और जो हमारे खेतों में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, तो उसका उपयोग करते हुए उसकी कमी आ रही। लेकिन उसमें मुख्य कारण मुझे ये जानकारी मिली है, अनेक राज्यों के जो इस गौरैया संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई कि यदि हम गौरैया को संरक्षित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि उसके लिए एक निश्चित एक स्थान बनाया जाए घर में। तो उसके लिए हमने एक अभियान चलाया, गौरैया संरक्षण, जिसमें हम छोटे छोटे प्लाई के घोंसले बनवा रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने घरों में लगाएं।
और उसके खाने की व्यवस्था, उस पक्षी के लिए पानी की व्यवस्था यदि हम करें तो उसका जो एरिया है वो 2 किलोमीटर से दूर नहीं जाती है। यदि हम उसकी अपने घर में, हर घर में यदि एक घोंसला लग जाए, और इस फेसबुक के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इस छोटे से पक्षी को हमें बचाना है, तो उसके लिए अपने घरों में एक मॉडल गौरैया के लिए बचाने के लिए एक मॉडल के रूप में एक छोटा सा प्लाई का घोंसला बनवा के और उसको अवश्य रखें। इससे वह निश्चित समय के बाद आपके घर में वो रहने लगेगी। और ऐसा शास्त्रों में भी है कि जिस घर में गौरैया का निवास होता है वहां पर स्वयं सरस्वती और लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो उसको बचाने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत भी हमने हमारे निकटवर्ती साईखेड़ा पावन नगरी से इसकी प्रारंभ किया है, और उसमें हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। और अभी मैं बताऊं कि यहाँ पास में एक नगर है बनखेड़ी, वहां पर हमारी संस्था को बुलाया गया और उन्होंने हमारे लिए चिड़िया के लिए दाने जो खिलाते हैं वो हमको दान किए कि आप इस अच्छे कार्य को कर रहे हैं। और हमारे बनखेड़ी नगर में भी यह गौरैया संरक्षण का कार्य शुरू हो गया है। जी सर। जी सर, आप दोनों के कार्य वास्तव में प्रेरणादायक हैं। आपने शिक्षकी के साथ साथ सामाजिक जो भावना जागृत करने का काम किया है और प्रकृति के संरक्षण का काम किया है, वो वास्तव में उल्लेखनीय है। और एक शिक्षक को समाज में स्थापित करने के लिए ये कार्य जो है वो अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो जी सभी सर। साथियों से मेरा अनुरोध है, जो साथी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शिक्षा तो आप देते ही हैं, शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्यों से भी जुड़े रहें, जिससे आपको समाज में एक स्थायित्व मिले, लोग आपकी बातों को सुने और समझे। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी शिक्षक साथियों से इस शैक्षिक परिचर्चा में बात की है, उन सबका यही कहना है, जैसा हमारे कार्यक्रम का टाइटल भी है कि शासकीय शालाओं के सर्वांगीण विकास में शिक्षक और समाज की भूमिका। तो समाज की भूमिका तभी सिद्ध होगी जब शिक्षक अपनी भूमिका को पूर्ण रूप से निभाएंगे और समाज को विद्यालय के साथ जोड़ेंगे। तो इस प्रकार सर, मेरा आखिरी प्रश्न आप दोनों से ये है कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे नए शिक्षक साथियों को जो कुछ नया करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये प्रश्न होता है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं। तो जैसे कि पटेल सर जी हैं, पटेल सर जी का स्कूल आज पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से उत्कृष्ट विद्यालयों में गिना जाता है। योगेंद्र सिंह सर भी स्कूल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत से मंचों में उनके स्कूल की बातें उठी हैं, बहुत से पुरस्कार और सम्मान भी उनको प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे शिक्षक साथी जो अब शुरू करना चाहते हैं, जो किन्हीं कारणों रुके हुए थे या उनकी कुछ मजबूरियां रही हो या कुछ और अन्य कारण हो, तो अगर वो शुरू करना चाहते हैं आज से, तो वो शुरुआत किस प्रकार से करें, कौन सा बिंदु पकड़े? पटेल सर। जी सर, यदि उनके लिए सबसे पहला चरण यदि पकड़ना है तो वो है समर्पण। समर्पण भाव, उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए ये नहीं समझना कि केवल विद्यालय समय ही केवल उतना है। हम जैसे हमारे देश के सैनिक हमारी सीमा की रक्षा करते हैं, उनके लिए कोई निश्चित समय नहीं रहता। यदि सीमा पार से कोई गोली आती तो उसका जवाब उनको तुरंत देना पड़ता है। वो देश की हमेशा कोई भी मौसम में, किसी भी प्रतिकूल मौसम में वो हमारे देश की सेवा करते हैं, चाहे वो कितनी सर्दी, ठंड और बरसात हो। वैसे ही अपने शिक्षक को भी केवल ड्यूटी भर नहीं, ड्यूटी के अलावा एक एक्स्ट्रा समय देना होगा। और जैसा कि आदरणीय सिलावट जी एक विद्यालय का अच्छा वातावरण और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ समाज सेवा का कार्य भी करते हैं, जीव जंतु के प्रति उनकी बड़ी संवेदना है, वैसे ही शिक्षक को भी एक चहुमुखी एक देश की सेवा में अपना समर्पण करना होगा। शिक्षक एक पेशा मैं नहीं मानता हूँ, एक नौकरी नहीं है, एक अपने परिवार चलाने के लिए आजीविका नहीं है जी, आजीविका का साधन नहीं है। ये तो एक ईश्वर प्रदत्त एक बहुत बड़ा कार्य जो भगवान ने हमको सौंपा है कि हम एक शिक्षक हैं, और वो भी भारत देश में। भारत देश का शिक्षक बनना एक बहुत बड़े गौरव की बात है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए देश की सेवा में, हमारे बच्चों की सेवा में। अच्छी से अच्छी गुणवत्ता से युक्त शिक्षा हम यदि बच्चों को प्रदान करेंगे तो उनके पालक बहुत खुश रहेंगे हम पर। जब वो खुश रहेंगे यानी समाज खुश है हम पर। और बच्चे वो बहुत, जैसे मेरे स्वयं के बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है, इससे पहले भी मैं पढ़ाता रहता था, समाज सेवा करता था, निःशुल्क भी पढ़ाता था। वो बच्चे आज कई बच्चे सर्विस में हैं, तो उनके मेरे लिए फोन आते हैं, जन्मदिन पर आते हैं, 5 सितंबर में आते हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है।
तो हम एक प्रकार की देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे कोई शिक्षक के मन में ये आता हो कि मुझे एक इंस्पेक्टर बनना थी, मैं एक शिक्षक लाइन में चला गया, तो उसको क्या करना चाहिए कि अच्छे से अच्छे बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाएं कि उनके बच्चे शिक्षक बन जाएं। यदि उनके मन में आता हो मैं प्रधानमंत्री बनते, तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो वो बच्चों को सिखा दें कि वो उनके बच्चे प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति बनना। तो ऐसा समर्पित भाव से अपने खुद के बच्चों से ज्यादा समझकर उन बच्चों से अधिक मेहनत करके बच्चों को एक एक्स्ट्रा समय भी देकर उनको पढ़ाएं, तो निसंदेह ऐसे बिंदु को अपनाते हुए कोई भी शिक्षक एक महान शिक्षक का दर्जा हासिल कर सकता है। बहुत ही मार्के की बात कही है सर आपने कि एक शिक्षक है वो कोई पेशा नहीं है, ये एक प्रकार का आंदोलन है, एक प्रकार का जुनून है। शिक्षक साथियों को 10 से 4 वाली ड्यूटी से हटकर समाज की सेवा करनी चाहिए और समय का बंधन शिक्षक के लिए नहीं होना चाहिए। जब समय हो, चाहे कोई भी समय हो, शिक्षक को छात्र छात्राओं की सहायता, समाज की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। जी योगेंद्र सर। सर मेरा मानना है कि विद्यालय जो है, यदि आप अपना विद्यालय को ही अपना देवालय मान लें तो निश्चित रूप से आपको जब किसी के जगह आप ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ के विकास के विषय में अपने आपको विचार आने लगेंगे अच्छे। दूसरी बात, एक बात है कि मैंने लिखी थी कि ये जिंदगी है साहब पेड़ की तरह उदार नहीं, यहाँ पत्थर मारने पे जो पेड़ फल देता है, लेकिन जिंदगी तो केवल मेहनत का ही फल है। तो जिंदगी में केवल मेहनत से ही आपको फल मिल सकता है। तो आप किसी भी क्षेत्र में आप शिक्षक हैं, आप अपने विद्यालय की जैसी भी परिस्थितियां हों वहां पर अपने कार्य को, जो भी आपके मन में अभिलाषा है जिसको अच्छा बनाने की, आप कार्य करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। समस्याएं आती हैं तो उनके समाधान भी हैं, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और आप एक अच्छे कार्य कर सकते हैं समाज में। जब लोगों को, समाज को लगता है कि आप विद्यालय के प्रति समर्पित हैं तो लोगों को, आपको निश्चित आपको बहुत सहयोग मिलता रहेगा। हमारे विद्यालय में हमारे जन सहयोग से बहुत सारे कार्य हुए हैं, तो उन्होंने देखा कि विद्यालय में शिक्षक समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं तो समाज ने भी हमारा बहुत सहयोग प्रदान किया है। तो जो भी शिक्षक निराश ना हो, अच्छा कार्य करें, समाज में आपको निश्चित रूप से एक अच्छा नाम मिलेगा। अपना प्रयास जारी रखें बस। जी सर, एक सवाल आखिरी रह गया जी। कल मैं फेसबुक पे देख रहा था, एक शिक्षक साथी का ये पोस्ट था कि भाई पुरस्कार और सम्मान के बारे में उनका पोस्ट था कि पुरस्कार सम्मान ऐसे हैं कि बार बार एक ही शिक्षक कोई भी पुरस्कार लिए जा रहे हैं तो अन्य साथियों के लिए छोड़ें। एक तो ये प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न ये है सर कि पुरस्कार और सम्मान खासकर इस कोविड के दौर में ऐसे हो गए हैं कि चने की तरह बांटे जा रहे हैं। जी जी। कि कहीं से भी आपको एक मेल आया कि सर ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए और आपको हम अच्छे शिक्षक का प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। तो प्रमाण पत्र का शिक्षकीय क्षेत्र में महत्व, इस पर वैसे तो पटेल सर ने शुरू में ही बता दिया कि शिक्षक के लिए असली प्रमाण पत्र या असली सम्मान छात्र छात्राओं की वृद्धि है, उनका योग्य बनना है। तो जो ये मुद्दा मैं चर्चा कर रहा था कि जगह जगह से प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं, तो इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं? जी जी सर, पटेल सर। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कहीं ना कहीं किसी भी शिक्षक को एक सम्मान और बार बार प्रमाण पत्र, इनका आदी नहीं बनना चाहिए। एक शिक्षक का दोष हो जाता है। एक आदर्श शिक्षक की और महान शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने कार्य को, जैसा कि कहते हैं कि ये तो खैर हमारा पेशा है और अपन कार्य कर ही रहे हैं इसमें, हम इसमें सर्विस में भी हैं। जैसा कहते हैं कि यदि किसी दाएं हाथ से कोई दान किया जाए तो बाएं को पता नहीं लगना चाहिए। वैसे भी ऐसे ही जो शिक्षा है, यदि बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो हमको ये अंतर मन में नहीं रहना चाहिए कि हमको इसका कोई प्रतिफल मिले या इसका कोई सम्मान मिले या समाज हमको एकत्रित होकर, कोई संगठित होकर मुझे कुछ पुरस्कृत करे या मान लो कोई प्रमाण पत्र हमको दे, तभी हम इसको करेंगे। नहीं तो शिक्षक में एक ये दोष हो जाता है कि वो इसका आदी हो जाता है कि मुझे अब नहीं मिल रहा सम्मान, अब मैं काम करना बंद कर दूंगा। ये बिल्कुल भी भाव एक राय के समाज भी उसके मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि शिक्षक तो एक राष्ट्र का निर्माता होता है। भविष्य, राष्ट्र का भविष्य उसके हाथ में है। वो बच्चों को जैसा गढ़ेगा वैसे बच्चे बनेंगे। इसलिए शिक्षक को बिल्कुल भी
मैंने पुराने शिक्षकों की हिस्ट्री पढ़ी है, जिनको मात्र 2 रुपए वेतन मिलता था और जिनको एक खाने के लिए आटा भी बड़ी मुश्किल में वो एकत्रित कर पाते थे और वो बच्चों को पढ़ाते थे। गुरुकुल में हम देखते हैं कि शिक्षक बिना केवल गुरु दक्षिणा के भरोसे ही बच्चों को पढ़ाते थे गुरुकुल में। तो हमको किसी प्रमाण पत्र, किसी भी प्रकार की जबरदस्ती का कोई प्रोत्साहन दे, तभी ये भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। हमको कोई प्रोत्साहन दे, कोई प्रमाण पत्र दे अथवा ना दे, हमको अपने समर्पित भाव से अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। एक दिन ऐसा आता है कि वो इतना एक शुभ कार्यों का एक ऐसा संकलन हो जाता है कि वो शुभ कार्य आपको यशस्वी बना देते हैं और वही बच्चे जिनको आपने पढ़ाया है और जिनके माता पिता के वो बच्चे होते हैं, जिस समाज के जो बच्चे होते हैं, जनप्रतिनिधियों की नजरें हम सब पर रहती हैं, विशेषकर शिक्षक पर। इसलिए शिक्षक को किसी प्रकार के लालच या सम्मान का भूखा नहीं रहना चाहिए और अपने समर्पित भाव से कार्य करता रहे, अपने आप उसको सम्मान दें। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर विचार है सर आपके। शिक्षक साथियों के लिए सबसे बड़ा सम्मान समाज की जो संतुष्टि है हमारे प्रति, वही है। योगेंद्र सर। हाँ सर, मेरा मानना है कि सम्मान कहीं ना कहीं प्रोत्साहन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जी, परंतु आज के परिवेश में जो अचानक एक मेल जो आपने बताया और उस पर जो मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक व्यवसाय के रूप में समझ में आता है कि वो व्यवसायिक सर्टिफिकेट हो गए हैं। परंतु हम सभी शिक्षकों को अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी से, जैसे पटेल सर ने बताया, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि अपने कार्य को करते रहें। ये आपके बच्चे, आपका समाज, आपका जो सम्मान मिल रहा है समाज में, वही आपका एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। आपके कार्य आपका सर्टिफिकेट होते हैं। कागज में मिला हुआ सर्टिफिकेट से ज्यादा मायने समाज में जो बच्चों के हृदय में आपका स्थान है, समाज के जो उनके पालकों के हृदय में जो आपका स्थान है, वही आपका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, मेरा ये मानना है। जी सर। जी सर, आपने बिल्कुल पते की बात कही सर कि सम्मान जो है प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन सम्मान की भी एक नीति होती है कि सम्मान जारी कहाँ से हो रहा है। जी निश्चित तौर पर सम्मान जरूरी है, लेकिन आकलन की भी एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि हमारे साथ राज्य पुरस्कृत शिक्षक है, राज्य शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक हैं। तो राज्य पुरस्कार जो है एक प्रकार का आकलन है, उसमें बहुत सारे चरण होते हैं और उन चरणों के तहत कोई पुरस्कार के लिए हमको चयनित किया जाता है। जिला स्तरीय पर पुरस्कार के लिए भी ये प्रक्रियाएं हैं और बहुत सी जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जो शिक्षकों को पुरस्कार देती हैं, उनके लिए भी एक निश्चित चरण होते हैं। उसमें हमारे कार्यों का आकलन किया जाता है, हम फाइल जमा करते हैं, हमारा इंटरव्यू होता है, हमारे छात्र छात्राओं से बात होती है, उसके बाद कहीं जाकर हमको प्रमाण पत्र जारी होता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि उस तरह के जो प्रमाण पत्र हैं वो वास्तव में सम्मान है, ना कि ऐसे प्रमाण पत्र जैसा मैंने आपको बताया कि मेल से या व्हाट्सएप से हमने कुछ भेज दिया और हमारा सर्टिफिकेट जारी हो गया। तो बिल्कुल सम्मान आवश्यक है और सम्मान हमको ऊर्जा भी देते हैं। तो सर, इस कार्यक्रम में आप लोगों की जो भागीदारी रही, जो आप लोगों ने प्रेरणादायक बातें बताई, निश्चित तौर पर कार्यक्रम का समय नियत रहता है और हम बहुत सारी बातें तो करते हैं और बहुत सारी बातें छूट भी जाती हैं। तो कुछ बातें छूटी हों, महत्वपूर्ण बातें, तो हम आप दोनों से क्षमा चाहेंगे। लेकिन आप दोनों से आशा है कि आप दोनों निरंतर हमसे जुड़े रहेंगे और शिक्षक साथी मध्य प्रदेश के ऐसे हों जो आपकी नज़र में हों, आपके साथी हों, जिनकी बातें प्रेरणादायक हों, जिनके कार्य प्रेरणादायक हों। आप लोगों से अनुरोध है कि उनको भी हमारे इस शैक्षिक परिचर्चा के कार्यक्रम से जोड़ें, ताकि उनके कार्य जो है अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच सके। जी सर। सर, जी सर। तो आज की कार्यक्रम की जो है समापन मैं एक कविता से करना चाहूंगा। कविता जो है श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, जी जो साथी कोशिश करना चाहते हैं उनके लिए, कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सही। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आखिरी इसकी लाइनें हैं,
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। निश्चित तौर पर जब हम अच्छा कार्य करने जाते हैं तो कहीं न कहीं कभी-कभी असफलताएँ भी हमको हाथ लगती हैं, तो उसके लिए ये बातें लिखी गई हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या रह गई कमी देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत तो आप इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे सब शिक्षक साथियों को अब आगामी कोशिशों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं और आप सर दोनों एक का सादर धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत अच्छा जी धन्यवाद। सभी साथियों से अनुरोध है कि अगर हमारे साथियों से परिचर्चा आपको पसंद आई हो या कुछ सवाल आपके रह गए हों तो इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। लाइक तभी करें जब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और हमारा फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पे भी ये कार्यक्रम चलता है। अगर आप भविष्य में हमारे अन्य कार्यक्रमों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वहां भी लाइक करें और अपने सुझाव निरंतर हमको देते रहें ताकि हम अपने कार्यक्रम में सुधार कर सकें। और आपको अगर लगता है कि कुछ नए मुद्दे हैं तब भी आप सुझाव दे सकते हैं। सर एक तो मिनट आप सब जी सर सर, बोलिए। सर पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच को हमें प्रदान किया। दोनों शिक्षकों की ओर से सर पटेल सर की ओर से और मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत हमारी ओर धन्यवाद से बहुत बहुत कि धन्यवाद। आपने एक शैक्षिक परिचर्चा के माध्यम से हमें छत्तीसगढ़ को के शिक्षकों के साथ पूरे भारत के शिक्षकों से रूबरू कराया। और हम भी चाहेंगे कि आपके कार्यक्रमों के माध्यम से हम भी अनेक शिक्षक जो नवाचार कर रहे हैं अपने देश में उनसे हम जुड़ सकें। इस परिचर्चा के लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद सर। सराहना और उत्साहवर्धन के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे शिक्षकों की प्रेरणा ही हमारे इस शैक्षिक परिचर्चा की जान है। आप जैसे शिक्षक साथी जब तक हमारे इस कार्यक्रम में आते रहेंगे हम कोशिश करेंगे कि हर उस साथी को शामिल कर पाए जिनके पास कुछ काम हो दिखाने के लिए। जी और बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे सभी साथियों के पास कुछ न कुछ कार्य होते हैं तो ये कार्यक्रम हमारा आप लोगों के आशीर्वाद आप लोगों के साथ से काफी लंबा चलेगा। और सब साथी हमसे जुड़ते रहेंगे यही आशा है। पुनः सभी साथियों का धन्यवाद। इस आपका भी बहुत कार्यक्रम से बहुत जुड़े धन्यवाद। रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।